आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल? हाँ जी, जीवन में कोई विपत्ति? हाँ, ओके। न्यू अर्जुना स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट को। ऐसा नहीं है बेटा, अभी अभी तो यही चल रहा है, पहले इसको खत्म होने दो। ओके, सो थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, ज्ञान की बातें ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि जीवन में सुख, हैप्पीनेस की तलाश सबको रहती है। हैप्पीनेस की स्पेलिंग कर देते हैं। ओके, सो एवरीवन वांट टू बी हैप्पी, लेट्स से लाइक दिस। हाँ जी, बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हैप्पीनेस सीम्स इल्यूसिव टू मोस्ट ऑफ द पीपल। इल्यूसिव का मतलब ये होता है कि जैसे आज अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपके अपने कंसर्न्स हैं और आपको लगता है कि आपकी जॉब लगेगी तो आप हैप्पी हो जाओगे। बट जब आपको जॉब लग जाएगी ना, तो यू विल हैव न्यू प्रॉब्लम्स। तो आपको लगेगा ये समस्याएं खत्म हो जाए ना, देन आई विल बी हैप्पी, लाइक दैट। इसलिए हैप्पीनेस हमेशा इल्यूसिव रहती है, बिकॉज वी हैव रॉन्ग notion of happiness. There is a wrong notion of happiness, and therefore human beings who are most capable, but they are mostly unhappy. जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो जॉब लगने के बाद वो एक कंपैरिजन वाला फेज शुरू हो जाता है। तो वहां पर आपको दूसरों का स्टेटस, दूसरों का मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे स्टार्ट इम्पैक्टिंग इट, उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यू विल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स कमिंग इन। ओके, एंड देयरफॉर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि फर्स्ट, इफ टुडे यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप आज खुश नहीं है तो कल हो जाओगे, इसकी संभावना भी बनती नहीं है बहुत, क्योंकि वो नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और फिर यू विल बी हैविंग दैट प्रॉब्लम। दूसरा, हमारे दिमाग में हैप्पीनेस का एक यूटोपियन विजुअलाइजेशन है। यूटोपिया सब जानते हो सब लोग? ओके, अंग्रेजी तो पढ़ते हो तुम लोग, तो यूटोपिया जानते ही हो, है ना? तो यूटोपियन विजुअलाइजेशन है, बहुत ही आइडियलिस्टिक विजुअलाइजेशन है, वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम इन लाइफ, एवरीथिंग इज सो स्मूथ, बढ़िया, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड यू आर डैम हैप्पी एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। बट हैप्पीनेस उस तरह की कभी होती ही नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि एवरी मोमेंट यू आर ऑलवेज जस्ट हैप्पी एंड यू आर नॉट हैविंग स्विंग ऑफ इमोशंस। दैट नेवर हैपेंस, एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, वो जो उनका एक यूटोपियन विजुअलाइजेशन है कि हैप्पीनेस का मतलब ये होता है इवन इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, स्टिल दे फील दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज जो उनका यूटोपियन विजुअलाइजेशन है कि आई एम ऑलवेज अपलिफ्टेड, गुड मूड, हैप्पी, स्माइलिंग, द इंस्टाग्राम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, तो उनको हमेशा लगेगा कि देयर इज समथिंग लैकिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई लोगों को हमेशा लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी। ओके, हैप्पीनेस जो मैंने समझा है वो ये है, इट्स नॉट अबाउट लाफिंग लाइक दिस, राइट? हैप्पीनेस मेरे हिसाब से जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो ये है, इसका एक्सटर्नल कोई लेना देना नहीं है। बीइंग इजी विद योरसेल्फ, दिस इज व्हाट आई डिफाइन हैप्पीनेस टू बी। कि अगर मैं खुद के साथ खुश हूं, खुद के साथ का मतलब मैं कहीं एकांत में बैठा हूं और मैं बैठ के आई एम एट ईज। इजी का मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है बीइंग ईज विद योरसेल्फ। यू आर सिटिंग, यू आर नॉट स्माइलिंग और जस्ट अननेसेसरी मेकिंग फेसेस। Okay, it's like being ease with yourself. So you are sitting, you are calm, your mind is not unnecessarily rushing, you are just not feeling too much jealousy from your friend buying something. So if you are at ease with yourself, okay, and you find your company good, you are not running away from it कि भाई एक कुछ लोग कुछ थोड़ी देर भी अकेले नहीं रह पाते, ठीक है? They are not at ease with themselves. So once you are at ease with yourself, there is no need to smile and show it to the people. वो कामनेस आपके अंदर रहती है कि आई डिफाइन दैट इज हैप्पीनेस, नॉट एज ए स्माइलिंग फेस, बट यू आर एट ईज। यहाँ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, होल डे विल नॉट गो इन द सेम वे। तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा बहुत सिचुएशंस अनसर्टेन रहेंगी,
तो वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी ये सब आती रहेंगी और यू कीप ऑन एक्सेप्टिंग इट, मूविंग ऑन, डूइंग थिंग्स, एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज। सो नेचर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि आपके सामने कभी कोई समस्याएं ही ना आए, बल्कि समस्याएं छोटी मोटी, ऐसी समस्या भी ना हो कि आप बिल्कुल टूट जाएं, बट problems are very necessary for the survival of the species. Okay, if there are no problems, no stress, then also it's not good for a species. So there should be some challenges, some stresses जो होना चाहिए, जो आपकी लाइफ में, इट्स नॉट लाइक कि सब बहुत स्मूथ, बिल्कुल परफेक्ट, नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत चैलेंजेस होने चाहिए। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग से परेशान रहते हो दिन भर, वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब सामने कुछ तो होना चाहिए ना करने के लिए, थोड़े चैलेंजेस तो होने चाहिए आपके सामने। राइट नाउ आई एम नॉट एग्री विद यू, इट्स नॉट अबाउट एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला, आई एम नॉट गिविंग यू ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज व्हाट आई फील। समझ रहे हो आप, ये मेरा कहना है। इट मे बी रॉन्ग फॉर यू, हो सकता है ये आपके लिए गलत हो, आप अपना हैप्पीनेस देखिए क्या है, ठीक है। मेरे लिए हैप्पीनेस यही है कि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो व्हेन आई एम एट ईज विद माई सेल्फ, एंड आई बिलीव दैट्स हाउ आई फील कि ये भाई मेरे लिए दिस इज द हैप्पीनेस। इट्स नॉट लाइक कि लाफिंग एक्सक्लूसिवली विद पीपल, ये वो उस तरह की हैप्पीनेस है या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाकी अभी अब तैयारी में भी कोशिश करिए कि यू आर एट ईज विद योर सेल्फ। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, लर्न टू लिव विद देम, एडजस्ट विद देम, फाइंड सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स एंड कीप गोइंग। ओके, सो प्रॉब्लम्स मेक यू बेटर, है ना। जो समस्याएं हैं वो आपको बेहतर ही बनाती हैं, क्योंकि you learn to tackle some challenging issues and move on। तो लाइफ में इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी आपके सामने, और यू विल नो दिस इज पार्ट एंड पार्सल, और आप उनका सोल्यूशन ढूंढते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं ना कहीं और फिट बनाती है, मेक यू मच बेटर एज स्पीशीज, दैट्स हाउ इट इज। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। छाछड़ को होल्ड करने को बोले थे, होल्ड ही रहने दो उसको। जब होल्ड करने को बोले होंगे तो कुछ और भी बोले होंगे हम साथ में कि उसको लास्ट में ही कराएंगे, बोला था, वो भी मत भूलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, थोड़ा अजीब सा डायग्राम दिख रहा है, क्या देखते हैं। इन दिस गिवन फिगर, अच्छा कोई बच्चा कह रहा है 38 गलत हो गया था, है ना, एक बार चेक करने दो मुझे, वो देख लेते हैं इसमें क्या गलत कराया था मैंने। अच्छा, ऐसा कुछ याद रहा है कि मैंने तो कहा था इसका कोई आंसर सही नहीं है, एम आई राइट? कोई इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है क्या अभी तुरंत? स्क्रीनशॉट जल्दी से, तो वहां पर मैं करेक्शन कर दूंगा जहां भी रिक्वायर्ड होगा। देख लेता हूं एक बार क्या करेक्शन, क्विकली प्लीज। सिलेंड्रिकल वेल ऑफ हाइट 80 मीटर्स, रेडियस 7 मीटर्स इज डग इन ए फील्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। कुछ अलग ही कहानी, क्योंकि मैंने उस दिन जो डायग्राम बनाया था तो थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि एक्चुअली स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें से हम डग कर रहे हैं, और मैंने वहां डायग्राम थोड़ा उसको सेपरेटली ले लिया था शायद ना, कि मैंने डिगिंग कहीं बाहर करा दी थी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने मिट्टी डला दी थी। ऐसा नहीं करना है आपको, डिग यहीं कर रहे हो आप, ठीक है, मैं समझ गया। तो ये 28 है और ये आपका 7 है, 28 है और ये 22 है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ 7 के रेडियस का एक वेल डग कर रहे हो, ठीक है, और मिट्टी की फिर इसके ऊपर पाट रहे हो। दैट्स द स्टोरी। तो ठीक है, तो आपने कितना डग किया है, ये किया है पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 80, इतना तो आपने मिट्टी निकाला। और इस मिट्टी को डालना कहाँ है, तो वो डालना है 28 इंटू 22 माइनस पाई इंटू 7 स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 154 इंटू 80 बटे, तो ये वॉल्यूम बटे एरिया ये है, ये नेट एरिया है। और यही मैंने शायद गलत किया था क्योंकि मैंने अलग अलग कंसिडर किया होगा इनको, ठीक है। तो 28 दूना 56 हो गया, 560 और 56 विच इज 616, 28 इंटू 22 616 माइनस 154, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 154 इंटू 3
और ये हो गया 154 इंटू 80, 26 3 78, 26 10 6 6, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे भी ध्यान आ गया कि हाँ देयर वाज अ मिस्टेक। तो हमने ये जो सवाल किया था उस दिन, यही मिस्टेक करी थी कि हमने बेसिकली जो मिट्टी खोदी है मैंने ये कंसीडर कर लिया था, जो सोल्यूशन उस दिन कराया उससे मैंने ये कंसीडर कर लिया कि जो मिट्टी मैंने खोदी है ना, ये मिट्टी मैंने कहीं और खोदी है और हमने इसके ऊपर लाके पाट दिया है। तो वो क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। सिलेंड्रिकल वेल इसी में से खोदा गया है, डग आउट इन ए फील्ड ऑफ दिस लॉन्ग, और फिर इसी के ऊपर पाटा गया। तो एक तरह से कहानी कुछ ऐसी करनी है कि इतना खोद के फिर यहाँ पर मिट्टी आपको पाट देना है, तो रिमेनिंग एरिया जो है उसमें से ये कार्य होना है। ठीक है, ओके चलो एक सवाल एक लड़के ने और पूछा, वो भी करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Side of an side of a equilateral triangle is increased by 20%, then what effect it will be on area? देखिए साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, अगर आप भुजा की डिपेंडेंसी एरिया पे देखें तो एरिया भुजा के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। परसेंटेज में अगर ए स्क्वायर का टर्म आता है या ए इंटू बी का टर्म आता है तो ये सक्सेसिव की कहानी होती है। तो अगर तुमने इसको 20% से बढ़ाया तो एक तरह से कहानी है कि 20% से 2 बार सक्सेसिव एरिया बढ़ेगा, और 20-20 का 2 बार करने से जो नेट एरिया बढ़ता है वो कुछ इतना बढ़ता है, which is 44%। तो ये आंसर होगा, राइट। एक और डाउट है वो भी करके फिर आगे बढ़ता है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर इंक्रीज रेस्पेक्टिवली बाय दिस, फाइंड द अफेक्ट ऑफ इन टोटल सरफेस एरिया। 10%, 20% एंड 30%। तो देखो ये क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए। एक तरह से आप इस ए को 10% से बढ़ाएंगे, इस ए को 20% से बढ़ाएंगे, इस ए को 30% से बढ़ाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा नेट 10, 20 और 30, राइट। इसका नेट आपको कैलकुलेट करना और आपका आंसर आएगा। तो इन दोनों का नेट आपका बनता है 32%। अगर 10 और 20 को आप कंबाइन करोगे सक्सेसिव में तो ये 32% बन जाता है। अब 32 और 30 को कंबाइन कर लो तो 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 बटे 100, which is 62 प्लस 960 बाई 100, 71.6%। ठीक है, ये कहानी है। पर सवाल ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, ये वॉल्यूम में चेंज बताया मैंने आपको, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। सवाल ने टोटल सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया का चेंज कैसे होगा, आपको ये पता है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। और ये काफी मजेदार सवाल है। आप कहोगे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए भुजा है वो 10% से बढ़ गई, तो ये आपकी 1.1 ए हो गई, ठीक। जो हमारी यहाँ वाली ए भुजा है ये 20% से बढ़ के 1.2 बी हो जाएगी, और जो हमारी तीसरी भुजा है इसको भी ए लिखो, ये 1.3 ए हो जाएगी। तो शुरू में जो आपका सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर है, ठीक है। बाद में जो आपका सरफेस एरिया बनेगा वो ये शेप क्यूबॉइड कहलाएगा, ये क्यूब नहीं रह गया, अब क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कैसे बनता है, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट LB, तो ये बनेगा 1.32, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनेगा 1.56, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि बनेगा 1.43, और बाहर आपका a स्क्वायर तो रहेगा ही। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आपको मिल रहा है 1, 1, 2 और यहाँ 3, 43 और 56 अगर आप जोड़ेंगे तो ये 99 होगा, 99 में 32 जोड़ेंगे तो 131 आएगा, तो ये 4.31 बना इंटू ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 8.62 इंटू ए स्क्वायर। अब 6 से 6a स्क्वायर था और हमारी वैल्यू अब क्या हो गई 8.62 ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से आप ए स्क्वायर काट दीजिए, तो आप कहोगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 2 से काट लेते हैं, 3 और 4.31, तो आप कहोगे 1.31 का चेंज है 3 के ऊपर, तो परसेंटेज चेंज हो गया 1.31 अपॉन 3 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई 43.66%। मैं आपको एक दूसरा तरीका देता हूं जो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको इस सवाल का। लेट मी गिव यू अनदर वे। देखिए ध्यान से, अगर मैं शुरुआत के जो 3 फेसेस के एरिया हैं, बहुत ध्यान से देखना, उसको मैं A1, A2, A3 से 3 तरह के फेसेस होते हैं, आपको पता है। क्यूब में तो सारे 6 फेसेस बराबर एरिया के होते हैं। तो आप ये अज्यूम करो, समझना कि एक फेस का एरिया जो कि शुरू में a स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर है। इस केस में अगर आपने 10 और 20 बढ़ाया लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई से बनने वाला जो सरफेस एरिया है वो 32% बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि एक 10 से बढ़ा एक 20 से बढ़ा, तो वो वाला फेस 32% से बढ़ जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो फेस है उसका एरिया कितने से बढ़ेगा, 20 और 30,
20 और 30 का अगर आप नेट निकालते हो तो 30 20 50 और 6 बनेगा, 600/6, तो ये 56% से बढ़ जाएगा। तीसरा, लंबाई और ऊंचाई 30 और 10, 30 और 10 वाला 43% से बढ़ जाएगा। यहां पर ये तीनों एरिया इक्वल थे, यानी बराबर अनुपात में थे। यहां पर यही तीनों एरिया इतने 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 से बढ़ गए। द इंक्रीज हैपेंड इन दिस फैशन। पहले ये 1 1 थे, अब ये वैल्यू आपकी बढ़ के इतनी हो गई, एक से इतना, एक से इतना, एक से इतना। जरा इनका औसत निकालिए और देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो आप कहोगे 32 है, 32 में हमने 56 जोड़ा, 56 में हमने 43 बोला, तो ये 99 बना। और 99 में अगर आप 32 जोड़ दो, कितना आया? 131। तो 131% बाई 3 एवरेज इंक्रीज होगा, क्योंकि एरिया इनिशियली 1:1:1 था, बाद में वो एरिया चेंज हो गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्या आया? 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 0.66%। दैट्स योर आंसर। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है इस सवाल को करने का। अगर आपको लॉजिक क्लियर है एवरेज वगैरह का, तो आप इस तरह से करिए कि हर एरिया में जो परसेंट, जैसे ऐसे होता नहीं कि भाई 3 के कॉस्ट प्राइसेस बराबर हैं, तो शुरुआत में जो बेसिस हैं एरिया के वो इक्वल है क्यूब में। फिर आपने 10 और 20 बढ़ाया तो 32 बढ़ा, 20 और 30 बढ़ाया तो 56 बढ़ा, 30 और 10 से 43 बढ़ा। तो 3 फेसेस जो हैं जिनसे टोटल सरफेस एरिया डिसाइड हो रहा है, वो इस परसेंटेज से इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो जो 1:1:1 में शुरू में थे, वो 32, 56 और 43% से इंक्रीज हो गए। तो नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? 43.66%। ठीक है, दैट्स हाउ इट विल बी डन। अब आगे बढ़ते हैं। मोहित जी करें, इज इट पॉसिबल टू क्लियर एसएससी सीजीएल विद अ गुड रैंक व्हेन ओनली 5 मंथ इन हैंड एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो? देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ और अभी मैं बहुत सारी चीजें प्रोबेबिलिटी के सेंस में सोचता हूँ। तो आप लेटेस्ट से तैयारी आप शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। लेट से मान लेते हैं t बराबर 5 पे आपके टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि समय कम है, आप 0 से शुरू कर रहे हो, आप करो, टाइम कम है। बट प्रोबेबिलिटी इज नॉट 0, पॉसिबिलिटी इज नॉट 0। ठीक है, इट्स लेसर बिकॉज कंसिडरिंग 5 ही महीने हैं, और मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि आपकी तैयारी पहले से किस स्तर की है, आपका कंफर्ट लेवल कितना, कुछ भी नहीं पता। बट किसी भी बच्चे की प्रोबेबिलिटी, अगर वो अभी भी तैयारी कर रहा है, तो आप 0 तो नहीं बोल सकते हो। कैन यू से 0? नो। 0 अगर बोल सकते हो तो आप खुद ही भले ही बोल दो, क्योंकि आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आता है, जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, अदरवाइज 0 तो नहीं है। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग नाउ? यू स्टार्ट, बिकॉज अगर एक एक दिन आप बिताते जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। ओके, so there is a chance, why not? The only thing is that how effective you prepare in the remaining days. Okay, समझे कि नहीं? तो जस्ट गो अहेड विद योर प्रिपरेशन, बिकॉज वही वही चीज काम की है। आप इस साल दो या अगले साल दो, तैयारी तो करके ही देना पड़ेगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाले क्वेश्चन में इक्वल कैसे मान लेते हैं? कहाँ इक्वल माना मैंने? आपने, आपके सवाल में आदित्य लिखा हुआ था कि क्यूब है, तो जहां से शुरुआत करेंगे वहां तो फेसेस के एरिया बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एलबीएच बराबर होगा या नहीं होगा? मैंने अपनी मर्जी से इस रेशियो को 1:1 नहीं लिखा है। आपका सवाल था कि आपके पास एक क्यूब है, वहीं से शुरू किया था मैंने। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। क्यूब से शुरुआत करी थी तो ये 1:1:1 ही बनेगा ना बेटा। हाँ जी, चलो अब आते हैं सवालों पे, अपने सवालों पे। 85 नंबर के सवाल पे चलते हैं। श्रीकांत जी, पीडीएफ के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था, टेलीग्राम करा सॉरी, एक ड्राइव लिंक दिया था, क्योंकि अपडेट सेक्शन ना बंद हो गया हमारे लिए। अब अपडेट सेक्शन का फीचर हटा दिया गया है टीचर्स के लिए, वहां हम पीडीएफ नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक आपको, आप शायद आपको नहीं मिला है लिंक, तो ले लीजिए। एक ड्राइव लिंक दिया है हमने, उसमें सारी पीडीएफ आपकी मौजूद है। तो ये लो, आपके लिए मैं फिर से आपको दे दे रहा हूँ। ठीक, लिंक कॉपी नहीं होता है, क्लिक हो जाएगा ना ये लिंक, कॉपी क्यों करना है आपको?
लिंक क्लिक कर लो, आप क्लिक करके कॉपी कर लो उसको, यहां से कॉपी नहीं हो रहा तो लिंक क्लिक करो ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं वही बता रहा हूँ, आप जब इसको क्लिक करके खोलते होगे तो ये ब्राउजर में खुलता होगा, ब्राउजर से आप लिंक कॉपी कर लो ना ऊपर से एड्रेस बार से। अब तो कंप्यूटर तुम्हारे सिलेबस में है ना एग्जाम में, तो ये सब बातें तुमसे कर सकता हूं मैं कि लिंक कॉपी हो जाएगा ब्राउजर के एड्रेस बार से। क्वेश्चन नंबर 85, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस प्रिज्म की बात हो रही है। In this given figure, equilateral triangle based prism is cut off from a cube of side 3 centimeter as shown above, shown in the figure. Find the total surface area of the remaining structure. समझ में आ रहा है कि ये क्यूब हमारे पास है। अच्छा, सारे लोग अब क्लास में फोकस हो जाइए प्लीज, इधर इधर उधर की बातें बंद करो। क्यूब के ऊपर से आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म काटने की कोशिश करी है, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को जरा विजुलाइज करिए। ये काटने के बाद का डायग्राम बनाया इन्होंने, ऐसे समझो, इसको मैं मिला देता हूं ऐसे। तो काटने के पहले ये क्यूब ऐसा रहा होगा, फिर हमने इस बेस को, ए जो बेस है, इस ए बेस का हमने ऐसे मार्किंग किया, ए और ए, ए और ए मतलब कारपेंटर को आपने देखा होगा काम करते हुए घरों में, तो ऐसे ही करते हैं कि बढ़िया मार्क किया ऐसे बराबर लेंथ, यहाँ ए और ए, बढ़िया, और देन चला दी मशीन, आरी चला दी, आरी, और आरी चला के ये वाला पोर्शन निकाल लिया मस्त चकाचक। दिस पोर्शन विल कम आउट एज ए प्रिज्म। मैं बना देता हूं यहां फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कहां बच्चों, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो यार तुम लोग। पीडीएफ तुम्हें मिल रही है ना कि नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही है ना? तो बस इतना लोड हर चीज के लिए जीवन में ना लिया करो। ये अब दिखाइए प्रिज्म तमीज से। ओके, तो ये प्रिज्म मैंने काट के ना नीचे बढ़िया फ्लैट रख दिया है, ये ऊपर वाला फेस नीचे रख दिया है और बढ़िया इस तरह से ये आपका प्रिज्म मैंने रख दिया। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, ये सरफेस ए स्क्वायर बेस के साथ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्यूब का ही सरफेस है, तो ये सरफेस एरिया क्यूब का कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। और भी एक बात देखना, ये वाला सरफेस एरिया भी क्यूब में पहले खुला हुआ था, तो ये सरफेस एरिया भी क्यूब का कम हो जाएगा। तो क्यूब के पास खुद का 6a² था टोटल सरफेस एरिया, उसमें से जो विजिबल गेन है वो मुझे दिख रहा है a² माइनस √3/4 a², ये क्यूब के पास से चला गया इंटू 2। लेकिन नया सरफेस क्या आया? आप कहोगे जो 3 ट्रायंगुलर सरफेस बनेंगे जिनकी लेंथ क्या होगी, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर नहीं बोलना चाहिए मैं, ये a इंटू एच, a इंटू ए, a इंटू ए, क्या ये a इंटू ए होगा? नया सरफेस जो आएगा उसको जरा थोड़ा सोचो तुम कि वो इस प्रिज्म का जो नया सरफेस हमें मिलेगा वो नए सरफेसेस क्या क्या होंगे। 2 नए सरफेसेस खुल रहे हैं, ओनली 2, और वो 2 नए सरफेसेस जो खुल रहे हैं वो स्क्वायर शेप में है। यहां आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने डायग्राम लंबा बना दिया है, बट जो 2 नए सरफेसेस खुलेंगे मैं उनको बना के दिखाता हूं आपको। ये सरफेस ऐसा होगा, 3D में ऐसा दिख रहा है आपको, अगर आप देखेंगे ध्यान से इस प्रकार का होगा, उसमें ये भुजा ए होगी और ये भुजा भी ए होगी, तो कुल मिला के ये स्क्वायर पोर्शन ही होगा और ए स्क्वायर टाइप का दिखेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो कर्व सरफेस होता है वो किस प्रकार का होता है, वो इक्वल होता है। जैसे ये वाला ए है ऐसे ही ए स्क्वायर है, ऐसे वो भी दोनों ए स्क्वायर होंगे, तो 2a² का गेन भी होगा। ओवरऑल जो मामला है वो ऐसा है कि 6a² है, 2a² a² से मिलकर a² बनाएगा, माइनस √3/2 a² बनेगा, तो ये हो गया 7a² माइनस √3/2 a²। ए की वैल्यू कितनी दी है? 3। ए की वैल्यू अगर मुझे 3 दी है तो मैं 3 3 का 9 सबसे लिखूंगा 63, 63 माइनस 9 √3/2,
सी ऑप्शन। जिसको भी थोड़ा कम समझ में आया है, मैं आपको यही प्रिज्म दोबारा बना के दिखाता हूं। ये प्रिज्म ध्यान से अब आप इस तरीके से देखिए। सो दिस इज द प्रिज्म। अगर आप इसको बाहर ऐसे लेके आए तो ए, और चूंकि ये क्यूब से काटा गया तो ये भी ए। दैट्स द होल प्रिज्म। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन भी क्यूब से निकला, ये पोर्शन भी क्यूब से निकला, तो ये क्यूब को लॉस हुआ। साथ ही साथ क्यूब को एक इस सरफेस का भी लॉस हुआ, ये पूरा सरफेस, क्योंकि ये भी क्यूब में से आया ऊपर से। दो नए सरफेसेस खुले, ये आगे और पीछे वाले। ये दो नए सरफेसेस का एरिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये गेन हुआ। तो द लॉस इज √3/4 ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक ए स्क्वायर का ये लॉस है, और जो इसको सरफेस एरिया का गेन हुआ वो हुआ 2a स्क्वायर। दैट्स द गेन, 2a स्क्वायर का गेन है। नीचे वाला लॉस हुआ, नीचे वाला, ऊपर वाला और एक फेस, तीन चीजें गई ना। ये तीनों पोर्शंस कहां से आए? ये तीनों पोर्शन क्यूब के सरफेस से ही तो आए थे। देखो आप, जब आपने इसको ऐसे काटा है तो टॉप वाला सरफेस कहां से आया? क्यूब के सरफेस से आया। ये वाला सरफेस कहां से आया? क्यूब के सरफेस से आया। ये वाला सरफेस कहां आया? क्यूब के सरफेस से आया। तो इस तरह का एक पोर्शन आपने बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया। तो तीन सरफेस लॉस हुए, दो सरफेस गेन हुए। जो सरफेस इसमें गेन हुआ वो सरफेस क्यूब में भी गेन हुआ। बिकॉज सरफेस जब खुलते हैं तो हमेशा दो खुलते हैं, तो जो यहां तुम्हें दो नए सरफेस दिख रहे हैं वो दो वहां भी थे नए। तो ये इतने का गेन है और इतने का लॉस है। तो इसका नेट यहां पर आपको लॉस हुआ, मतलब निकाल सकते हो आप यहां से घटा के कि नेट क्या हुआ है। दैट यू कैन जस्ट सी, लॉस को घटाओ, गेन को जोड़ो, एंड देन यू फिगर आउट कि क्या वैल्यू आपकी। समझ में आया सभी को? ठीक। थोड़ा सा अपनी विजुअल फैकल्टीज को आप यहां गलत डिनोट किए हैं। क्या गलत डिनोट किए हैं? देखिए अभिनव, पहली बात तो आप ये लेफ्ट राइट के हिसाब से 3D देखना छोड़ दो। समझ रहे हो? आप कुछ लेफ्ट राइट बिठा रहे हो, तब आपको लग रहा है गलत है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक सरफेस जो कर्व सरफेस का पोर्शन है वो क्यूब के सरफेस से आया है, और दो जो बेस और टॉप आप बोलोगे वो भी आया है। पहले 2a स्क्वायर लॉस में नहीं बताया था, 2a स्क्वायर लॉस में अभी भी नहीं बता रहा हूं मैं। लॉस में ये प्लस ये है, लॉस में मैंने 2a स्क्वायर कब बोला? 2a स्क्वायर का गेन है, लॉस ऊपर लिखा हुआ है, ये टोटल, ये गेन है। सब आंखों से दिख रहा है, आप बस देखने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। जैसे हमने आपको एक बार आइसक्रीम के स्कूप से निकलवाया था, जो सरफेस नया खुलेगा वो हमेशा पेयर में खुलता है, और जो मेन सॉलिड से उसके ऊपरी सतह से निकल के आता है वो लॉस होता है। तो वही चीज आपको यहां विजुलाइज करनी है। 86, क्वेश्चन नंबर 86। एक रेगुलर हेक्सागोनल बेस प्रिज्म की हाइट 12 सेंटीमीटर है, साइड बेस का 16 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म? हेक्सागोनल बेस का प्रिज्म है, तो आपको प्रिज्म समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बेस बनाना है। थोड़ा सा चाहो तो इसको घुमा लो ताकि विजुलाइजेशन आ जाए। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है। इसका जो हाइट है वो आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12। साइड ऑफ द बेस 16 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है प्रिज्म का कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आप लिखोगे? वही ट्वाइस ऑफ बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। ट्वाइस ऑफ बेस एरिया बनेगा 2 इंटू √3/2 इंटू 16 स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया को दो तरीके से लिख सकते हैं, वही बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर आपका बनेगा 16 इंटू 6 96 इंटू हाइट, या फिर आप
16 इंटू 12 के 6 रेक्टेंगल्स, एक ही बात है। 2 से 2 कट जाएगा, 256 का 3 गुना करेंगे 768 √3 प्लस 96 इंटू 12, ठीक है। सो 1152 प्लस 768 √3। एक्चुअली मैं 768 √3 देख के ही भी आंसर आ गया था, बट स्टिल हमें पूरा लिखना तो था ही। डिड यू राइट बेस एरिया? समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। हाउ डिड यू राइट द बेस एरिया? अनुज बेस कैसा दिख रहा है तुमको? हेक्सागोनल दिख रहा है? हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आपने ज्योमेट्री में कुछ देखा ही नहीं। फिर 3√3/2a² हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर बेस एरिया आपको नहीं पता होगा बालक, तो कैसे आप फिर करोगे सवाल 3D का? ज्योमेट्री नहीं की है तो ये तो थोड़ा गलत बात है ना। थोड़ा फॉर्मूला वगैरह तो रिवाइज कर लो यार। 87, कोई बात नहीं, चलता है, देख लेना बाद में। बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए स्क्वायर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 608 है, वॉल्यूम बता दो। प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, हाइट 15 है, टोटल सरफेस एरिया 608 है। तो देखो स्क्वायर बेस होगा तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया 2a² बनाएगा, और यहां ये बनाएगा 4ah, ये कर्व सरफेस एरिया होगा, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये वैल्यू 608 बन गई, h की वैल्यू 15 हो गई। ये सवाल किया हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है कि ऐसा सवाल हुआ है। 60a 608 हो गया, a² प्लस 30a माइनस 304। हमें फैक्टराइज करके a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से। थिंक अबाउट द फैक्टर, बताओ क्या फैक्टराइजेशन करें कि मुझे यहां 30 मिल जाए? फैक्टराइजेशन सोचो, बिकॉज सवाल में फैक्टर ही है। 4 निकाल लो पहले, 4 7 28, 4 6 24, पर इससे मिलेगा नहीं, इसको 8 बनाओ, ये 38 हो जाएगा। तो ये 38 और -8 लेने से 30 बन जाएगा। तो a की वैल्यू यहां से -38,8 बन जाएगी, है ना। अगर ये आप ऐसे ब्रेक करके लिखते हो तो a की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, 38 के आगे एक माइनस लगा देते हैं, फिर a² का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड करने की नीड नहीं है। अब a नेगेटिव तो नहीं हो सकता, स्क्वायर की भुजा है, तो a की वैल्यू 8 होगी। a अगर 8 आ गया तो हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम प्रिज्म का कैसे निकलता है? बेस एरिया इंटू हाइट से। बेस एरिया आपको स्क्वायर का मिल गया 64, 8 8 64, हाइट है 15, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। 88वां प्रश्न देखिए, एक राइट प्रिज्म का बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो इसका लैटरल सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, मुझे साइड निकालना है। तो समझिएगा, अगर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस का एक प्रिज्म है, तो जरा बस ये बता दो इस सवाल में कि टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं। हमको मिलता है √3/4a² का दुगना, प्लस ये अगर a है, हाइट h मानते हैं, तो 3ah और मिल जाता है। इसका टोटल मुझे 120 दिया हुआ है? नहीं, मुझे 120 सिर्फ यही दिया हुआ है, 3ah मुझे 120 दिया हुआ है। वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा √3/4a² इंटू h, बेस एरिया इंटू हाइट, वो 40√3 दिया है। तो ये आपको टोटल सरफेस एरिया है, बट इसको लिखने की नीड ही नहीं है, हमें ये दोनों डेटा दिया हुआ है। इसको अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे मिल रहा है ah की वैल्यू 120/3 यानी 40, और यहां से मुझे मिल रहा है a² h बराबर 160। अगर आप इन दोनों को बस डिवाइड कर लें तो a की वैल्यू 4 आ गई। सिर्फ दिस बाय दिस कर लो, a4 आ गया, ठीक। एट्टी नाइन्थ, बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म is a right angle triangle whose side are 5, 12, 13.
तो बेस आपका ऐसा हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है सभी को कि ये बेस है। अब इस बेस का जो प्रिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां क्या स्टोरी है, आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, और बेस एरिया है 1/2 × 5 × 12, ये ट्वाइस ऑफ बेस एरिया हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, 5 12 17 13 30, 30 इंटू एच, और ये वैल्यू आपकी 360 है, 2 से 2 कटा 12 पंचे 60 हो गया, 30H इज इक्वल टू 300, H इज इक्वल टू 10 ए। बेस 5 के प्लेस पे 12 भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ेगा उससे, सब बेस ही है ना। अनुज बाबू बेस 5 थोड़े ना है, बेस 5 12 13 का एक पूरा त्रिभुज है, बेस एक लाइन नहीं होती है। तो तुम 5 12 13 कहां लिख रहे हो ना, उससे कोई मैटर नहीं करता है। 12 की जगह 5 लिख दो, 5 की जगह 12 लिख दो, उस डायग्राम को ऐसे घुमा लो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें। एक फ्रिज में तुम्हारे हाथ में दे दूं, तुम उसको ऐसे घुमा लो, उससे उसका वॉल्यूम बदल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा। आप खुद खड़े हो जाओ, घूम लो इधर से उधर, तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिखाना, देख लीजिए। राइट प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये अभी किया है ना हमने, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो है ना, तो रिपीटेड हो गया। ठीक है। 91 ट्राइंगुलर बेस का पेरीमीटर 60 है, साइड 5 12 13 है, वॉल्यूम बताना है। अभी जो सवाल आप करके आए हो ना, ये सवाल जो अभी आपको आगे मिलने वाला है काफी सिमिलर है, बस फर्क बताता हूं क्या। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो 5 12 13 है, ये 5 12 13 नहीं है एक्चुअली, बल्कि आप कहोगे 5 12 13 इंटू एक्स, ये 60 है, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये 5 ना होके 5 इंटू 2 है, ये 12 ना होके 12 इंटू 2 है, ये 13 ना होके 13 इंटू 2 है, ये स्टोरी है सेम। एंड अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट 50 है, यहां वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम विल बी बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया होगा 1/2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, बेसिकली 5 इंटू 2 को मैं बोलूंगा 10, ऐसा लिखेंगे 10 इंटू 24, एंड द हाइट इज 50, 2 पंचे 10, 24 पंचे 120, 120 पंचे 6000, 6000 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन। ठीक है, पकड़ में आ रहा है धीरे धीरे करके, क्लियर, दैट्स हाउ यू कैन डू। 92nd क्वेश्चन, राइट प्रिज्म का बेस ट्रेपीजियम है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाइट निकाल दो। अब देखो प्रिज्म में आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ गई होगी कि भाई प्रिज्म अगर है तो प्रिज्म स्ट्रक्चर का तुम बेस हमें कुछ भी दे दो, द ओनली थिंग आई नीड टू नो कि मैं इस बेस का एरिया निकालना अगर जानता हूं, तो आपको जो बेस देना दे दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। तो एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रही होगी, आपकी किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर से आप डील कर सकते हो, बस उसके बेस के एरिया का फॉर्मूला आपको कहां से मिलेगा, ज्योमेट्री से, तो वो चीज आपका पता है। जैसे ये प्रिज्म की बात की जा रही है, यहां आपसे कह रहा है कि ये 8 है, ये 12 है, 14 है, और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, दैट इज 8। तो अगर मैं यहाँ बेस एरिया आपसे पूछूं ट्रेपेजियम का, तो आप कहोगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 22 चौके 88 हो गया। अब बेस एरिया आपको पता लग गया, तो बेस एरिया इंटू हाइट ही वॉल्यूम होता है, सो 88 इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया 1056, 88 1 88, 17 105,
88 दूना 176, सो 12, हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 93rd, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ट्राइंगल whose perimeter is 28 centimeter and the in radius of triangle is 4 centimeter. If volume of prism is 360 cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, then its height is, निकालिए सवाल। सवाल है थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है कि इन्होंने क्या दिया है कि पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा 14, इन रेडियस आपको 4 दिया है। तो बेस के बारे में जो ज्ञान है, अगर ये दोनों चीजें पता है तो मुझे बेस का एरिया पता है, क्योंकि आर इंटू एस का प्रोडक्ट ही एरिया होता है, तो बेस एरिया आप इस तरह से निकाल लोगे। तो ये इतना पार्ट आपका ज्योमेट्री हो गया। अब बेस एरिया इंटू हाइट करने से आता है वॉल्यूम, हाइट आपको निकालना है, तो इसको 366 लिखिए, बेस एरिया आपका 56 हो गया, 56 इंटू एच 366 हो गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, नन ऑफ दीज लगाओ यार, मुझे लगा 6 गुना है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमिंग, ये धोखा बहुत होता है। सो बिकॉज 6 आंसर में दिख रहा था, लगा कि 6 गुना होगा, ठीक है, बट इट्स नन ऑफ दिस, कटेगा नहीं, इट्स 366, सो द एग्जैक्ट आंसर इज 6 पॉइंट समथिंग, 6 नहीं है, यस मिस्टेक है, डी होगा नन ऑफ दिस। 94, बेस ऑफ प्रिज्म इज ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसके साइड्स दिए हैं 9, 12, हाइट दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अभी सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर नन ऑफ दीज होता तो मैं नन ऑफ दीज लगाता, क्यों? क्योंकि 9 और 12 आपने दो भुजाएं दी, बट वो दो भुजाएं कौन सी दी ये बताया नहीं आपने, कि 9, 12 ये वाली हैं या फिर 9, 12 ये वाली है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि 9, 12 में 9 और 12 परपेंडिकुलर साइड्स हैं, ये नहीं बताया ना सवाल में, नहीं। तो 9, 12 अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा आपको दे दूं तो आप ये दोनों ट्राइंगल बना सकते हो, यस और नो? अभिनव जी ट्रिपलेट से क्या होता है, देखिए मेरी बात पूरी सुन लो पहले, फिर बात करते हैं। आप लोग इस सवाल का उत्तर लगाने के पीछे पड़े हो, मैं इस चीज के पीछे पड़ा हूं कि नन ऑफ दीज अगर एक ऑप्शन होगा और जो सवाल बनाने वाला है वो समझदार है, उसके लिए ये डेटा इस ट्राइंगल का एजम्पशन नहीं है, बल्कि इन दोनों ट्राइंगल का एजम्पशन है उसका, और उसने इस तरह का डेटा दिया, नन ऑफ दीज डाला, उसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि नन ऑफ 9 और 12 दो भुजाएं हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, हमको पानी निकालने से मतलब है बस। और अगर नन ऑफ दीज नाम का जहर उस पानी में मिला हो तो क्या करोगे विराज, पी लोगे? है नहीं ना इसमें, तो डिस्कस नहीं करें, इतने समझदार हो ना आप, तो नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब मैं सिर्फ उस दिए गए सवाल का उत्तर बताऊंगा तुमको, मैं उस सवाल में अगर दो बातें एक्स्ट्रा होंगी तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं है ना? हद हो गई है, मतलब व्हाट ओवर स्मार्टनेस किल्स बेटा, ये आपको समझ में आएगा बाद में, अभी तुम बहुत बच्चे हो। ये बैच में पढ़ने आए हो या फिर बस सवाल का जल्दी जल्दी उत्तर लगाने आए हो, यहाँ पर सीखने आए हो या उत्तर लगाने आए हो? बस उत्तर तो आंसर की में दिया हुआ है, सोल्यूशन भी दिलवा देता हूं, क्लास में आने का कष्ट क्यों कर रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा क्यों पॉसिबल नहीं है समरजीत जी? अगर ये 90 डिग्री मान लोगे तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप, क्यों पॉसिबल नहीं है? पाइथागोरस है ना जिंदा, हाइट 12 दी है तो बेस अंडरस्टूड है 12 से लेस होगा, ये किसने बोला? प्रिज्म की हाइट का बेस से क्या लेना देना साधना जी? आप कह रहे हो कि प्रिज्म का जो हाइट है बेस उससे छोटा होगा, ये ज्योमेट्री नहीं है साधना जी, ये मेंसुरेशन है। प्रिज्म का हाइट बेस से छोटा, बड़ा, बराबर कुछ भी हो सकता है। ये कैसा कॉन्सेप्ट आप बना के रखा है आपने अपने जीवन में?
विजुलाइज करिए जरा प्रिज्म को। प्रिज्म की हाइट का बेस से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उस चक्कर में ना पड़े। तो अगर आपके एग्जाम में एक समझदार सवाल बनाया गया जिसमें 9 और 12 दो भुजाएं अगर आपको दी जाएं खाली राइट एंगल ट्राइंगल की, और आपको ये ना बताया जाए कि ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं, तो आपके दिमाग में ये दोनों ट्राइंगल आना बहुत आवश्यक है। अगर आप अभी ये सोचोगे नहीं कि इस केस में दो ट्राइंगल पॉसिबल है, बट चूंकि नन ऑफ दीज नहीं है, देन एग्जामिनर का एजम्पशन यही होगा, दैट्स फाइन, बट वी नीड टू हैव दिस इन द माइंड सो दैट एग्जाम में अगर नन ऑफ दीज हो, वी गो विद नन ऑफ दीज, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, हम वहां पर एक वैल्यू नहीं लगाएंगे फिर। तो यहाँ 9 12 आपका 15 बनेगा, एंड देन यू सॉल्व। ये बनेगा 12 9 108 बटे 2 4 54 54 दूना 108 ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, प्लस 12 9 21 15 36 36 इंटू 12, सो 108 प्लस 432 इज 540। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल में अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में डाल दूं तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। इस बात का ख्याल रखें, बिकॉज दो सरफेस एरिया की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आई कैन नॉट मार्क 540, आई विल से नन ऑफ दीज, मोर देन वन आंसर आर पॉसिबल। 95 राइट प्रिज्म का जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6 सेंटीमीटर की भुजा है, वॉल्यूम दिया है, हाइट निकाल दो। √3/4 इंटू 36 बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू 108 √3। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है। 96 एरिया ऑफ द बेस, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म दिए हुए हैं। बेस का एरिया, हाइट और वॉल्यूम राइट प्रिज्म का दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पी। तो 3√3/2 पी स्क्वायर ये बेस का एरिया है। बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट ये है, वॉल्यूम ये है, पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो पी स्क्वायर इंटू ये दोनों कट गए, ये हो गया आपका 9/2 बराबर 72। पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, पी की वैल्यू हो गई 4। ठीक है। 97 द एरिया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें क्वाड्रिलेटरल की भुजाएं आपको दी हैं, एक एंगल कुछ 90 डिग्री दिया है, प्रिज्म का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेटरल सरफेस का एरिया चाहिए। लेटरल सरफेस आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं 4, या फिर बेस पेरीमीटर इनटू हाइट से लेटरल सरफेस का एरिया आता है। तो हमें कुल मिला के इस सवाल में वॉल्यूम दिया है, बेस एरिया इनटू हाइट करके h निकाल लेंगे। h निकल जाएगा तो h निकलने के बाद बेस पेरीमीटर इनटू हाइट से लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अब इस सवाल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो बेस दिया हुआ है उसके बारे में बेस बनाएं। एंगल DAB 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। बाकी कुछ ऐसा वैसा बना लेते हैं उटपटांग सा। A B C और D। AB हमारा 9 है, BC हमारा 14 है, CD हमारा 13 है, DA हमारा 12 है, DAB 90 है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये लाइन बना दो, ये 15 आ जाएगा, 9 12 15। इसका एरिया 54 आ गया। इसका एरिया कैसे निकलेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो 13 14 15 का S जो है कितना आएगा? सेमी पेरीमीटर 42/2 21। एरिया कितना आएगा? √21 इंटू 21 में 15 घटा लेते हैं, 6 बनेगा। 14 घटाओगे तो 7 बनेगा, 13 घटाओगे तो 8 बनेगा। एक एक बढ़ता गया तो कम होता गया तो ये भी बढ़ता गया। 7 और 7 से 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ 3 और 3 से 3 बाहर आ जाएगा, और एक 2 बचा, एक 3 बचा। चार बाहर आएगा ना, 8 दूनी 16 बच जाएगा, उधर 4 और बाहर आ जाएगा। 84 एरिया 84 आ गया, तो इसका एरिया 84 हो गया। अब सवाल में क्या है? कुछ नहीं, इसका टोटल करो। 138 बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हुआ विच इज 2070। यहां से हाइट कैलकुलेट करेंगे। जरा बताओ हाइट कितनी आ रही है? अगर 138 में एक बार ले जाऊं तो 138 यहां से घटाऊंगा तो 62 और 7 इतना आ जाएगा, 5 बार 15 हो गई हाइट।
हाइट अगर आपकी 15 सेंटीमीटर हो गई इस डेटा के हिसाब से, तो अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? बेस पेरीमीटर, तो 12 9 21 और 21 और 27 कितना हुआ? 48 48, ये बेस पेरीमीटर है। बीपी इंटू हाइट, एच हमारा 15 हो गया। 750 माइनस 30, 720। बट यहां पर आंसर इज सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिखा हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। एरिया लेंथ स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 97 ए इज द राइट आंसर। ठीक। 98, perimeter of the triangular base of a right prism is 15 centimeter and radius of the incircle of the triangular base is 3 centimeter. If the volume of the prism be 270 centimeter cube, then the height of the prism. So मैं पेरीमीटर की बात करूं तो 15 है, रेडियस इनसर्कल का 3 है, तो बेस एरिया कितना होगा आपका? 15/2 इंटू 3, 22.5 या 45/2 बोल सकता हूं मैं। तो ये बेस एरिया हो गया इंटू हाइट इज इक्वल टू 270। हाइट यहां से निकालना है, 6 दूनी 12, 45 छक्का 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। 99, एक राइट प्रिज्म का बेस ट्रायंगुलर बेस है जिसका साइड 15 21 और 24 है। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 5 7 और 8 है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इंटू 3 हल हो जाए। अल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज 7 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड इज नथिंग बट हाइट। एक्चुअली इसको अल्टीट्यूड शब्द नाम देना नहीं चाहिए, हाइट ही प्रिज्म की बोलते हैं, क्योंकि अल्टीट्यूड कैसे डिफाइन होता है आपको पता है? अल्टीट्यूड अगर देखें 2D फिगर्स में तो ये डिफाइन होता है कि एक वर्टेक्स से उसकी भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर शीर्ष लंब, यानी अल्टीट्यूड कहलाता है। अल्टीट्यूड शब्द यूज करना सही नहीं है, शीर्ष लंब का यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, बट ठीक है, फीलिंग आ रही है ना आपको कि क्या है, तो ठीक है, इट्स फाइन। अक्सर अल्टीट्यूड और हाइट को, क्योंकि ट्राइंगल के लिए हाइट और अल्टीट्यूड एक ही होता है, बट प्रिज्म के केस में अल्टीट्यूड का मतलब नहीं होता है, इट्स अबाउट हाइट, है ना। एनीवे, खैर माफ कर दो इनको और सवाल लगा लो। वॉल्यूम निकालना है, √3 की वैल्यू दी है, तो पहले मैं एरिया निकालूंगा। इससे निकालना एरिया, देखो 15 21 24 से मत निकालो, एरिया इससे निकालो। 3 गुना है सारी भुजा, तो एरिया को मैं बाद में 9 गुना कर लूंगा। तो 5 7 8 कितना बनेगा? सेमी पेरीमीटर आप हो गए 20/3 बनेगा। 5 7 12 8 20/3, 20/3। अब देखो यहाँ पर 3 की वजह से 3 से यहाँ गुणा करने में फायदा पहले से ही है, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वरना फ्रैक्शन रहेगा, वैल्यू छोटी रहेगी बट फ्रैक्शन रहेगा, तो 3 गुना कर लो पहले। दैट इज मच इजी। ठीक है। अच्छा बाई 2 ही करना था, सॉरी, तो ठीक ही था, 3 से डिवाइड क्यों किया मैंने, सॉरी। तो फिर ठीक है, तो 10 तो ऐसे ही ठीक है ना। एस की वैल्यू 10 आ गई। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो बाद में 9 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। एरिया जब लिखने जाओगे तो आपको बताइए 3 गुना है तो 9 से पहले ही गुणा कर देते हैं। अब इसका यूज करते हैं 10। 10 लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए। 10 में से आप 5 घटा लो, 5 आएगा। 10 में से 7 घटा लो, 3 आएगा। 10 में से 8 घटा लो, 2 आएगा। तो ये 9√300 हो गया। कुछ आई कैन से 90√3 बेस एरिया है। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बनेगा 90√3 इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू है h यानी 7, तो हो गया 630 इंटू, अब क्वेश्चन ने बोला है √3 की वैल्यू ऐसे रखो 1.732। आंसर्स में यहां गैप वाजिब है, तो मुझे डायरेक्टली गुणा करने की सच आवश्यकता नहीं है, राइट। वाजिब ये है कि अगर मैं इसको, आप बताओ मुझे, अगर मैं इसको 1.75 ले लूं माइनस 0.02 ले लूं, तो मैंने इसको 1.73 ले लिया। मैंने क्या नहीं लिया? 0.002। 0.002 और 630 का जो गुणा होगा, मैं करके दिखा देता हूं आपको, वो 1.26 के बराबर है। इससे हमारी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विद प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये 0.002 को एलिमिनेट करने से, क्योंकि आंसर्स में गैप इज गुड, यहाँ 1000 का गैप है, मतलब आई मस्ट से 100 का गैप है, 100 से ऊपर का गैप है, यहाँ भी 100 के ऊपर का गैप। तो आप इसको 1.73 लो, और 1.73 को हम लिखना जानते हैं 1.75 माइनस 0.02, जो कि है 630 इंटू 7/4। 7 3 21, 7 6 42, 2 43/4, 4 1 9 4, 4 7 28, 4 7 28.16। एक मिनट, इतना गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ 441 है, मैंने गलत लिखा। वही मैंने कहा इतना गैप कैसे आ रहा है।
अब ठीक है, सो ये बना 1 1, बट ये 1 1 0 2 आ रहा है मेरा, हाउ, ये कैसे आ रहा है, कहाँ हो रही है मुझसे गलती? ओहो, आंसर है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं क्लोज टू नहीं, मैंने एक चीज गलत लिखी है यहाँ पर, ये 0.02 था ना, नॉट 002, बिकॉज 1.73 हमने लिया, अगर हम 1.73 ले रहे हैं तो जो हम छोड़ रहे हैं उससे तो मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात सही है, 1.26 है, बट ये 0.02 टाइम्स जो है ना, इसको भी तो एडजस्ट करोगे ना आप, तो ये 12.6 के बराबर है, तो जो वैल्यू आपकी यहाँ कैलकुलेट होकर आई, इसमें 12.6 माइनस करना है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1090 के आसपास, दैट इज सी। समझ में आ गया ना आपको? वो ठीक है कि 0.002 हटा दिया हमने, तो हम 1.73 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बट 1.73 टाइम्स को हमने कैसे लिखा है, 1.75 माइनस 0.02, तो 0.02 टाइम्स 0.002 टाइम्स तो 1.26 है, 0.02 टाइम्स 12.6 है, वो घटेगा, तो 1102 में अगर मैं 12.6 को घटा दूंगा, देन आई विल गेट 1091.19, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली वहां पहुंच गया, वो आंसर लगा दो। एग्जैक्ट गुणा करना है तो आप 7 और 9 को अलग अलग रखिए, आप 9 इंटू 7 या 70 करिए और यहाँ 1.732 लिखिए, एक बार 9 से गुणा कर लीजिए, एक बार 7 से गुणा कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो आप उस प्रोसेस में जाइए कि इंडिविजुअली गुणा कर लो, अगर ऐसे तरीके में जाना है तो जो मैंने आपको बताया ये कर लो, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया सभी को? एक हमारे पास राइट प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है, साइड बेस का 4 है, हाइट 9 है, प्रिज्म हमने काटा है 3 पार्ट्स में, इक्वल हाइट्स हैं, 2 प्लेन्स पैरेलल टू इट्स बेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉप, मिडिल एंड द बॉटम रेस्पेक्टिवली। ये सवाल तो बता दो, किसी भी प्रिज्म में, चाहे वो स्क्वायर प्रिज्म हो, कोनिकल हो, ट्रायंगुलर हो, जो वॉल्यूम रिलेशनशिप आपने देखी है वो सेम रहती है। 1 7 19 कहीं है नहीं, बट इन्होंने कुछ और पूछा होगा फिर, लेट्स सी इन्होंने पूछा क्या है, माइट बी दे आर आस्किंग समथिंग डिफरेंट। तो राइट, यहाँ प्रिज्म स्ट्रक्चर है, सॉरी प्रिज्म स्ट्रक्चर में तो बी होगा, प्रिज्म में वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं होता है। आप एक सिलेंडर ले लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रिज्म को 3 बराबर हाइट्स में काट दूं, प्रिज्म को, प्रिज्म स्ट्रक्चर लिया है इन्होंने, तो 1 8 19 का मामला नहीं बनेगा, अगर पिरामिड होता तो 1 8 19 बनता। आप ऐसे प्रिज्म को अगर काटते हो बराबर हाइट्स पे, तो ये वॉल्यूम तो इक्वल बनेंगे ना यार, तो तुम स्क्वायर प्रिज्म ले लो या फिर यूटेक का। तो अगेन हम लोग प्राइमिंग में घुस रहे थे क्योंकि हमें लगा ऑप्शन देख के कि शायद ये सवाल पिरामिड वाला है, बट 1 7 19 दिख नहीं रहा था, ठीक है। दिस इज प्राइमिंग, दिस इज द मेमोरी का इंटरफेरेंस, ठीक है। अब वो देखता तो एग्जाम में गलती भी हो जाती है, ऐसे ही होता है ना कि इन द रश यू मेक अ मिस्टेक, and therefore and we all are prone to this is not you or me, okay, I'm very casual because I'm teaching, maybe if I'm, जब मैं एग्जाम में, मुझे याद है मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी that in exam also I used to read so fast कि मैं कई बार ऊट पटांग पढ़ जाता था, क्या निकालना है निकाल कुछ और आया, आपके साथ भी होता होगा। तो मेरे को यही करेक्ट करना था अपना उस टाइम पे, देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ मेंटली एट दैट टाइम कि सवाल में क्या निकालना है उसको ठीक से पढ़ना है, एंड देन उसने क्या बोला स्क्वायर ये वगैरह वगैरह, तो आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ एग्जाम के जस्ट पहले कि बहुत सही से सवाल पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, उस तरीके से, है ना। तो कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ बिकॉज वी ऑल आर प्रोन टू सच मिस्टेक्स। माइंड क्या करता है ना, इट जो हमारा हमारा कहते हैं ना कि जैसे एक बार ऐसा प्रूफ किया जाता है कि कोई शब्द अगर लिखा जाए और पूरा ना लिखा जाए, बीच में स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दिया जाए, तो पहले व्यू में आप वो स्पेलिंग मिस्टेक देखते ही नहीं है। ये आपने टेस्ट देखा होगा कि फेसबुक वगैरह पे तो आता ही रहता है ना, कि कोई शब्द दिया होगा या कोई सेंटेंस दिया होगा, फिर बाद में पता लगता है कि अच्छा इसमें ये गलती है, एंड यू आर सरप्राइज कि हमने पहली बार में देखा क्यों नहीं। सो माइंड क्या करता है, हमें लगता है कि हम सब कुछ एक एक चीज पढ़ के कर रहे हैं, नहीं, देयर इज अ इल्यूजन। मैंने एक और चीज नोटिस करी है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कई लोग ऐसे हैं जो पहले अगर ऑप्शन देख लेंगे एंड वो इस तरह की एरर से वाकिफ नहीं है, तो उनको सच में ये प्रिज्म के बजाय हो सकता है पिरामिड लिखा हुआ दिख जाए एग्जाम में। दिस ऑल्सो हैपेंस, बाद में यू विल नॉट बिलीव कि यहां प्रिज्म लिखा हुआ था एंड आई रेड पिरामिड, ओके, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस, बिकॉज आपका दिमाग प्राइम्ड है एंड यू विल सी पिरामिड एक्चुअली।
तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस कि भैया प्रिज्म है, अब इस तरह का काम कैसे कर सकते हो, दैट यू गिव योरसेल्फ इंटेंशन कि प्रिज्म है या पिरामिड है, ये मुझे गौर से देखना है। अब ये सवाल आपके लिए वो मेमोरी का काम करेगा, ठीक है, कि 100 नंबर के सवाल में क्लास में देखो धोखा होते होते बचा, तो हमें प्रिज्म है या पिरामिड है इसको ध्यान से देख के चलना है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम में, प्रेशर में स्पेशली। कोई पूछ रहा आपने एमबीए किया है, मन कहाँ पहुंच गया बेटा तुम्हारा भटक के? हाँ, तो यार देखो मैंने बीटेक में ना कुछ नहीं सीखा, राइट, 4 साल में सीखा कुछ नहीं। मैं कॉलेज से अगर कहूँ तो मैंने कुछ नहीं सीखा, नाम की डिग्री है, राइट। वो तो अच्छा है कि लोगों ने अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाना छोड़ दिया है, वरना उस समय तो लोगों के अंदर ये भी शौक चढ़ा था, घर के सामने बोर्ड लगा देते इंजीनियर। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को लगा ये बोर्ड लगाना कितना गलत बात है कि सिर्फ बीटेक करके आपने इंजीनियर लगा लिया अपने नाम के आगे, और आता क्या, कुछ नहीं। 99% बीटेक करने वाले लोगों को इंजीनियरिंग के नाम पे कुछ नहीं आता है, सेमेस्टर बस रट रट के पास किया उन्होंने, ठीक। तो देखो एमबीए करने की मेरी इच्छा थी नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज मैं थोड़ा सा इन डिग्रियों से ना थोड़ा भयभीत हो गया कि कुछ कुछ सीखा ही नहीं यार, मतलब 4 साल में बस नथिंग। ठीक है, दोस्त बन गए, कहते हैं थोड़ी पर्सनालिटी इनहेंस हो जाती, तो पर्सनालिटी इनहेंस करने के लिए माँ बाप का पैसा खराब करने की जरूरत क्या थी? मानते नहीं मानते, वो बेचारे साइकिल से चल चल के पढ़ा रहे हैं हमें। तो 4 साल तो गिल्ट नहीं हुआ मुझे, ऑनेस्टली बताऊं तो मजा आया बहुत, बट 4 साल के बाद मुझे बहुत गिल्ट हुआ, क्योंकि एजुकेशन लोन था एंड आई लर्न नथिंग इन द कॉलेज। लोग वहां बहुत पढ़ते थे, मैंने देखा, सीखा उन्होंने भी कुछ नहीं, तो मैंने पढ़ा भी नहीं। मैंने कहा ये बेईमानी है कि रट के नंबर ले आओ, ये मुझे चोरी लगती थी कि ये तो चोरी है कि रट के नंबर ला रहे हैं लोग यहाँ पर। सीखा उन्होंने कुछ भी नहीं, आता उनको भी कुछ नहीं है, बस रट के बैठ के किताब से रट लिया उन्होंने। तो मैंने कहा मैं नंबर भी ज्यादा नहीं लाऊंगा, बस मैं पास होना है, पास हो जाता हूँ। आई जस्ट मैनेज टू पास वाला खेल था मेरा। So I was very skeptical to do MBA because then MBA में again you need to take big loan. Second problem that happened with me in BTech is the education loan that I took. I just realized that loan takes away your freedom यार, कसम से। मतलब मैं जॉब ज्वाइन किया जाके एंड देन वो लोन भरने के चक्कर में मैं जॉब ही नहीं छोड़ पा रहा हूँ। सो क्रूशियल 2 साल मुझे वहां जॉब में इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मुझे ना लोन भरना था, वरना छोड़ के शायद कुछ और ट्राई करता उस टाइम पे मैं। 2 साल, यू नो, and then MBA needs lot of loan. Even if you have greatest percentile to go to IIM, डबल डिजिट लाख में लोन होता है। मीन्स व्हाट? देन अगेन यू आर कैदी फॉर फ्यू इयर्स कि करो MBA फिर भरो। तो हुआ ये कि आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज in one of the very prestigious IIM, top 3 IIMs. And I called him and I asked only one greatest question. Ki, do you really think doing MBA is worth? Considering मैंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना ही काम करना है। And he was very honest. उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ यहाँ कमाल का नहीं सीख रहे हम लोग। The only thing is that we get the degree and the name, the brand. So it's easy for us to get a good corporate job. ठीक है, and that was enough for me not to go to do MBA. So that's why I did not go for MBA. क्योंकि 2 साल, then the freedom goes away, you have a loan, so you have to do job for a few years. No. So that's why until date I really I'm scared of loan. How people take loan. मजबूरी होती होगी, बट कभी ना लग्जरी चीजों के लिए never take loan मेरे हिसाब से। I don't subscribe to that because it takes away your freedom. So मतलब मेरा यही मानना है। आई डोंट नो हाउ पीपल, खैर अभी भगवान की दया से सब ठीक है। आई टुक रिस्क, इट प्लेड आउट एंड सब कुछ बढ़िया है। बट आई स्टिल बिलीव दैट यू नो यू शुड बी वेरी स्केप्टिकल व्हेन यू टेक लोन, बिकॉज हर कोई ना बड़ी कार लेने के लिए तुमको खूब वो कहेगा लोन ले लो। बैंक को क्या है, लोन देने से उनको तो इंटरेस्ट मिलता है ना। तो आप हमेशा अपना बजट एक्सटेंड कर लेते हो कंसिडरिंग कि चलो लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं। लोन इज नॉट समथिंग यू नीड नॉट टू पे। नो, लोन इज समथिंग यू हैव टू पे। जैसे अभी एक कल्चर आया ना, बाय नाउ पे लेटर, देखा है आपने?
BNPL बोलते हैं उसको। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो ये कहती है कि जब लोग अभी खरीद के बाद में पे करते हैं ना, तो उनको ये एहसास होता है कि दे कैन इजीली पे, सो दे ओवर बाय थिंग्स। अगर उनको अभी पे करके खरीदना हो तो वो शायद ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर उनको 30 दिन बाद वही चीज पे करना है तो वो कम कैलकुलेट करेंगे। सो दे हैव ए फीलिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ मेकिंग एक्चुअल पेमेंट टुडे गिव्स ए फीलिंग ऑफ लेसर पेमेंट इन फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई पीपल मैक्स आउट देयर क्रेडिट कार्ड्स। इसलिए लोग अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर देते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो खैर एनीवे, आप लोग सरकारी नौकरी लो, घर वर खरीदो, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव अपने बजट के हिसाब से, इन्हीं की उठा के खूब लोन ले लिया सर पे और फिर परेशान घूम रहे हो, है ना। तो डोंट लिव लाइफ टू शो ऑफ टू अदर्स, लिव ए गुड लाइफ ऑन योर ओन, वो होना चाहिए बस। चलिए, कौन मुझे भड़काया था इस सवाल में है? देखो कौन था? IT sector employees earn less but live luxury life। देखो लग्जरी, यू मे नॉट नीड टू मच लग्जरी, ये भी तो समझो। who you are is very important than anything else, okay? People living luxury life as per you are often frustrated, some are happy, some are sad, similar goes with government jobs। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बेटा। दूर से देख के ना सब हमें लगता है कि हाँ ये ज्यादा मजे कर रहे होंगे, वो ज्यादा मजे कर रहे होंगे, तो रियलिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट, बिकॉज हर कोई अलग अलग व्यक्ति है। तो जनरलाइज नहीं कर सकते आप इन चीजों को, आपकी प्रायोरिटीज क्या है उसके हिसाब से ही। मैं जिस जॉब को छोड़ के आया था, टेलीकॉम में था, मैं PSU में था, मैं डिससेटिस्फाइड था, वहीं मेरा जो रूम पार्टनर था वो सुपर सेटिस्फाइड था। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इट्स अ गुड थिंग दैट ही वाज सेटिस्फाइड। आई वाज अनसेटिस्फाइड, सो आई टुक माय रूट। ही वाज सेटिस्फाइड, ही डिड वेल, ही इज हैप्पी। तो अल्टीमेट तो यही इंपॉर्टेंट है ना कि आप जो कर रहे हो उसमें आप खुश हो। वो सबके लिए अलग अलग मीट्रिक्स होते हैं उसके, ठीक है। तो many of my friends have very less package but I see them partying every weekend। how do you think partying makes them happy? ये भी तो आपको समझना है ना हर्ष। maybe they are extremely frustrated and that's why they're partying every Saturday and burning their money, and after a certain time, आपको मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी वार्टी करने में मजा नहीं आता है, कुछ समय तक आता है बस, ठीक है। उसके बाद वो पार्टी वार्टी, इसका भी टाइम होता है, उसका मन नहीं करता है ना। तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट, है ना। दूसरों को देख के अपनी जिंदगी कभी डिजाइन नहीं करनी है आपको, आप खुद फिगर आउट करो ना कि क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी 2 काम में मिलती है, एक तो पढ़ाने में जो मैं आपको अभी कर रहा हूँ, और एक किताबें पढ़ने में, नॉट मैथ की किताब, एनीथिंग, रीडिंग हैबिट है मेरी। ये 2 चीजों में मुझे बहुत मजा आता है। मैं पार्टीज, मीटिंग्स अननेसेसरी ये सब अवॉइड करता हूँ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, कि मैं पढ़ूंगा, मैं क्यों जाऊँ अपना टाइम वेस्ट करने सैटरडे को। मेरे लिए वो टाइम वेस्ट है। मतलब कभी कभी ठीक है, लगता है अगर दोस्त इकट्ठा हो जाए, बातें करने का मौका हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि बैठ के बातें कर लो। वो शोर शराबे वाली पार्टी मुझे पसंद नहीं है। मुझे 50 लोग 20 लोग के साथ मुझे नहीं अच्छा लगता है, डांस कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों 4 बैठ के गप्पे मारो, उसका एक अपना मजा है। या फिर अदरवाइज आई प्रेफर टू रीड, पढ़ो बैठ के, तो वो मेरा अपना तरीका है। तो आपको देखना है कि आपको क्या चीजें खुश। देखो हर व्यक्ति अलग है बेटा। हम ये गलती कर जाते हैं कि हम दूसरों के आइडियल्स को समझते हैं कि शायद इससे हमें खुशी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, है ना। आपको ये देखना है कि आपका एक एक झुकाव किस तरफ है, क्या चीजें आपको पसंद हैं। मुझे ऐसा भी नहीं कि बाहर जाके पार्टी करने वाले लोग नापसंद हैं, नहीं, वो उनको वो अच्छा लगता है तो उनके लिए अच्छा है। मुझे बस ये लगता है कि जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे खुशी नहीं मिलेगी आपको, है ना। जैसे मेरा दोस्त, मैं जब गुड़गांव आया, देन माय फ्रेंड इज हियर, वो मुझे बुलाता था तो मैं जाता था उसके यहाँ। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, वो सब इकट्ठा होते थे, बट आई वाज नॉट सो कंफर्टेबल। मुझे ऐसा नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना
अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, बट वो मुझे नहीं पसंद आता था। तो मैंने उसको बोला कि देखो यार मैं नहीं आ पाऊंगा, इससे मुझे मत बुलाया करो, अच्छा भी लगता मना करना, बट अकेले में मिलेंगे या फिर अपने जो 4 लोग हैं वो मिलते हैं, ऐसे मैं नए सर्कल में नहीं आना चाहता हूँ। ठीक है, सो फाइंड हु यू आर एंड जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, ज्ञान के चक्कर में 4 सवाल कम हो पाया आज। अब ये क्या ही कराएं, कल ही करते हैं। ओके, कल क्लास शेड्यूल होगी तो लूंगा, नहीं होगी तो नहीं लूंगा। शेड्यूल है क्लास कल, होनी चाहिए कल तो शेड्यूल, अगर शेड्यूल होगी तो क्लास होगी। इफ क्लास इज शेड्यूल्ड, ओके, चेक कर लूंगा एक बार मैं क्या क्या शेड्यूल है मेरा कल का, तो बताता हूँ आपको। ओके, प्लानर में है, नहीं आई नीड टू चेक कल का। हाँ, थोड़ा फ्राइडे है क्या आज? ओके ओके, तो कल क्लास नहीं है, सॉरी, अगर वो है तो हटा दो, बट संडे को लूंगा मैं क्लास, राइट? तो कल क्लास नहीं होगी, बट इट विल हैपन ऑन संडे, मंडे ट्यूसडे। अच्छा, कल संडे को होगी क्लास, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब इस महीने में कितने दिन बाकी हैं? अभी मैं 30 तक की बात कर रहा हूँ, तो संडे के बाद लगातार 30 तक क्लास होगी आपकी शायद। हाँ, कल नहीं है, कल क्लास है नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कब होगा? बस 3D खत्म करेंगे, उसके बाद 2D में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और फिर 2D खत्म करके फिर करा देंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स। ठीक है, ओके, संडे को होगी, संडे क्लास है आपकी, कल नहीं होगी, संडे को क्लास होगी। चलिए, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच, एंड see you in the next class, that is on Sunday at 6 p.m. sharp. Till then, bye bye, take care, thank you so much, thank you.